बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, जैसे कि वो MBBS करते हैं, उसके बाद उनकी हाउस जॉब ट्रेनिंग मुकम्मल होती है, फिर कुछ जो है वो MOs तक रह जाते हैं, कुछ आगे PGR बनते हैं, फिर उसके आगे जो है वो लोग कंसल्टेंट बनते हैं, SR बनते हैं, एसोसिएट बनते हैं, फिर उसके बाद जो है वो असिस्टेंट बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं। ये एक लंबा सफ़र होता है। इस सफ़र के दौरान मेडिकल फील्ड के अंदर उनको क्या क्या मुश्किलात होती हैं, किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी डॉक्टर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ बनी होती हैं। अगर हम बात करें फिजिशियंस की, उनकी अपनी सोसाइटीज़ होती है, सर्जन की अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, इसी तरह डर्मा वालों की, गायनी वालों की, जो भी मेडिकल की फील्ड्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ बनी होती हैं। ये सोसाइटीज़ बनाने का पर्पज़ क्या होता है, सोसाइटीज़ किस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं मेडिकल फील्ड की एडवांसमेंट के अंदर, इन सोसाइटीज़ का हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होता है, और जो हमारे ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, जो हमारे प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये सोसाइटीज़ उनके लिए क्या रोल प्ले करती हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। फिर ये सोसाइटी फ्यूचर प्लानिंग में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग में क्या किरदार अदा करती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अभी रिसेंटली सोसाइटी ऑफ सर्जन का लाहौर के अंदर एक इलेक्शन हुआ, उसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अहमद राना, जो कि सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर तनवीर अरशद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, वेलकम कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी और सोसाइटी ऑफ सर्जन पे बात करने का मौका दिया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन कि आपको मुबारकबाद भी कि आप मुंतखब हुए, और फिर हमने थ्रू जर्नी आपके मैसेज से लेके वोटिंग तक सारे अमल को देखा भी, तो हमें बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। अच्छा सर, कोई भी गेस्ट जब मेरे प्रोग्राम में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी और एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी मुश्किलात और कितनी हडल्स के बाद आज यहाँ पे। हाँ, थैंक यू डॉक्टर तनवीर अरशद। पहले तो मैं बताना चाहूँगा मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ सर, और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ही ग्रेजुएट हूँ। ठीक। और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्लामा इकबाल से, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने FCPS जनरल सर्जरी किया सर, और फिर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडम्बरा से मेंबरशिप की सर, और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड का मैं फेलो हूँ, FRCS किया हुआ है सर, और फिर मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की भी मेरे पास फेलोशिप है सर, और मैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हूँ सर, और सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर से मेरा बड़ी लंबी एसोसिएशन है। सर, पहले मैं इस सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, ठीक, और एग्जेक्टिव मेंबर रह चुका हूँ, सर, और रिसेंटली अभी मुझे सर्जन्स ऑफ लाहौर ने मैंडेट दिया है और मुझे इलेक्ट किया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर। एक्सीलेंट सर। अच्छा सर, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि MBBS करने के बाद लोग थक जाते हैं, फिर आगे कहते हैं कि चलें यार बस प्रैक्टिस ही करते हैं, फिर आपकी आगे इतनी एजुकेशनल जर्नी, ये कैसा शौक़ था? देखिए, एजुकेशन और टीचिंग तो मेरा पैशन है, मैं शुरू से इससे वाबस्ता हूँ और मैं एज ए टीचर पढ़ाता भी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। एक्सीलेंट। लेकिन जो सोसाइटी के साथ मेरी एसोसिएशन है उसके बिहाइंड मोटिवेशन है कि जो बाकी हमारे सर्जन कोलीग्स हैं उनकी भी एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर काम किया जाए, और प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है ना, वो बेसिकली प्रोफेशनल सोसाइटी का एक बुनियादी काम ये है कि जो हमारी सर्जिकल कम्युनिटी है उसकी सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए मुसलसल काम किया जाए, और ये काम हमारी जो प्रोफेशनल सोसाइटी हैं वो सर अंजाम देती हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप किसी सर्जरी की स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग इदारों में होती है, लेकिन जब आप क्वालिफाइड सर्जन बन जाते हैं
और आप एज ए सर्जन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उसके बाद भी आपकी लाइफ लॉन्ग जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है उसकी नीड होती है। और सोसाइटीज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है सर्जन की एजुकेशन और ट्रेनिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। बिकॉज मैं जो हमारा मेडिकल साइंस है, आपको पता है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली चेंजिंग साइंस है। इसमें डेली नई नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, टेक्निक्स वो ऐड ऑन हो रही हैं और सर्जन को अपने आप को अप टू डेट रखना होता है इन सारी डेवलपमेंट्स के साथ। जो प्रोफेशनल सोसाइटी हैं, सोसाइटी ऑफ सर्जन है, इसका बेसिक मैंडेट यही है कि आप अपनी सर्जिकल कम्युनिटी को ये एजुकेशन और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको सपोर्ट करें। उनके लिए CMEs, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सर्जिकल वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंसेस, हम ये सारा रेगुलरली ऑर्गेनाइज इस प्लेटफॉर्म से करते हैं ताकि जो हमारे सर्जन हैं वो अपने नॉलेज और एजुकेशन में अप टू डेट रहें। ठीक है सर, सोसाइटीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनती हैं, इनको बनाने का बेसिक पर्पस क्या होता है और इनकी जो बाकी मामलात होते हैं, जैसे हम अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करें तो वो कैसे होती है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। तो बेसिकली जब किसी भी प्रोफेशनल्स का एक सर्टन नंबर ग्रो करता है ना, तो उन्हें सोसाइटी की नीड खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ठीक। तो कोई ये 70s के अंदर फर्स्ट टाइम जब सर्जन का नंबर लाहौर में कुछ हुआ तो सर्जन जो उस वक्त के सीनियर सर्जन थे तो उन्होंने इकट्ठे बैठे और बैठ के उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें एक सोसाइटी बनानी चाहिए। उसका नाम सोसाइटी ऑफ सर्जन तजवीज़ किया। तो शुरू में क्योंकि सर्जन का नंबर कम था तो जो सीनियर सर्जन थे उन्होंने नॉमिनेशन से, जस्ट इलेक्शन नहीं हुए, नॉमिनेट कर दिया और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से अपनी खदमात जो है सर अंजाम दी। लेकिन जब सर्जन का नंबर बहुत बढ़ गया तो फिर डेफिनेटली फिर उस जब नंबर बढ़ता है तो फिर कोई प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि स्मूथली आपकी सोसाइटी फंक्शन करती रहे। तो सोसाइटी ऑफ सर्जन्स जो बेसिकली है सिर्फ जनरल सर्जन की सोसाइटी नहीं है। इसमें जनरल सर्जन्स, आर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, ये सब की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। हमारे इस सोसाइटी ऑफ सर्जन में ये सारे सर्जन इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। और मेंबरशिप का बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सोसाइटी की वेबसाइट में मेंबरशिप फॉर्म है। अगर आप क्वालिफाइड सर्जन हैं तो आप सोसाइटी ऑफ सर्जन के मेंबर बन सकते हैं। और हर 2 साल के बाद हमारी कैबिनेट का इलेक्शन होता है। ठीक है। इसमें हमारी कैबिनेट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो ये डेजिग्नेशन है। इसके लिए सर्जन अपने आप को वॉलंटियर करते हैं जिनके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल होता है और वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो इस साल भी इलेक्शन हुए तो हमारी सर्जिकल कम्युनिटी ने मुझे और मेरी टीम को मैंडेट दिया है और बेसिकली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस प्लेटफॉर्म से हमारा जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन यही है कि हम पूरी दयानतदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपनी जो सर्जिकल कम्युनिटी है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे पूरी तवज्जो देंगे और उसके लिए हम सेमिनार, सिम्पोजियम और हमारा एक नया प्रोग्राम आ रहा है, उसको कहते हैं सर्जिकल फेलोशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ठीक है। अब उसमें ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे सर्जन जब वो फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS या MS सर्जरी का इम्तिहान पास करते हैं तो उनमें से उनका कुछ ख़ास एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक। किसी ख़ास एरिया में वो सुपरा स्पेशलिटी करना चाह रहे होते हैं। ठीक। तो उनको कनेक्ट करने का काम सोसाइटी का है कि हमने सर्जिकल सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो हाई वॉल्यूम सेंटर हैं। ठीक है। जो स्पेशलिटीज़ हैं, हम सर्जन अप्लाई करते हैं अपनी सोसाइटी को तो फिर हम उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके उनको हाई वॉल्यूम सेंटर से और मास्टर ट्रेनर से जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के उसमें कनेक्ट कर देते हैं और जब वो 3 मंथ 6 मंथ की वहाँ से वो फेलोशिप करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस उस ख़ास एरिया में हो जाता है और वो दोबारा अपने फील्ड में आके अपनी सर्विसेज लोगों को पहुँचाते हैं। तो एक्चुअली किसी भी जो प्रोफेशनल सोसाइटी है, हमारी मेडिकल सोसाइटीज़ का जो जॉब है वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है और बाकी दुनिया के कंपैरिजन में एट पार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करना है। तो उस सिलसिले में सोसाइटी ऑफ सर्जन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है। हमसे पहले भी जो कैबिनेट्स रही हैं उन्होंने अपना भरपूर इसमें कंट्रीब्यूट किया है।
और हम लोग भी इसी अज़म के साथ आए हैं कि इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से अपने सर्जन्स जो सर्जिकल कम्युनिटी है उनकी जो एजुकेशनल और ट्रेनिंग नीड्स हैं उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इस फेलोशिप प्रोग्राम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारा प्लान है, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए हम एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस से हम इनको डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम में प्लेस करेंगे। तो ये तो था एक हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी बनाने का ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी बनाने का ऑब्जेक्टिव कि सर्जन्स का कोई, अब इसको चलाने के लिए जो मसाइल होते हैं ये बेसिकली सेल्फ सपोर्टिंग मॉडल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है ना। हाँ, इसका जो सोसाइटी ऑफ सर्जन है इसका मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल है। ठीक है। इसमें जो हमारे सर्जिकल मेंबर्स हैं वो अपनी मेंबरशिप फीस एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी से। ठीक है। और उसमें कुछ हमारे कुछ डोनर्स भी हैं जो थोड़ा बहुत इस एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे हमारा इतना बजट जनरेट हो जाता है कि जैसे हम सारी ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो इजीली परफॉर्म, हाँ, हम उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आम इलेक्शन में वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र दरकार होती है, तो सोसाइटी ऑफ सर्जन के इलेक्शन के लिए क्राइटेरिया जो है वो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, सोसाइटी ऑफ सर्जन सर्जन्स की सोसाइटी है। इसका बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वोटर को सर्जन होना जरूरी है, क्वालिफाइड सर्जन होना, क्वालिफाइड सर्जन पीएमडीसी के साथ उसकी स्पेशलिस्ट की डिग्री का एविडेंस देना होता है। ठीक है। और सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन जिस तरह मैंने बताया, यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन, ये सारे कोई भी डिपार्टमेंट, हाँ जी, ये स्पेशलिटीज़ जो हैं ये सर्जरी के इसके मेंबर हो सकते हैं। उन्हें एविडेंस देना होता है कि वो क्वालिफाइड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पीएमडीसी रजिस्टर्ड हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं, वो मेंबर बन सकते हैं। और सर इनकी कोई फीस भी होती है? मेंबरशिप मिनिमल सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा नहीं है, मिनिमल है कि जस्ट टू सस्टेन द सोसाइटी बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ज़्यादा फीसेज इसलिए नहीं रखते कि फिर उससे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये भी है कि जिस तरह हम असम्बली में देखते हैं कि एक अपोजिशन होती है और एक हुकूमत होती है, जिस तरह अब आपका इलेक्शन हुआ, एक सोसाइटी मुंतखब होगी और दूसरा जो पैनल है वो हार गया, तो क्या आपकी भी इसी तरह अपोजिशन होती है? बहुत ही खूबसूरत और सेंसिटिव क्वेश्चन किया आपने डॉक्टर साहब। तो मैं उसमें बड़ा, हमारी जो सोसाइटी ऑफ सर्जन की खूबसूरती है वो ये है कि देयर इज़ नो अपोजिशन। ठीक। इलेक्शन के डे तक तो डेफिनेटली पैनल्स भी होते हैं, कैंपेन भी होती है और कंपटीशन भी होता है। ठीक। लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन है, तो जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो ट्रेडिशन यही है कि फिर आप प्रेसिडेंट किसी एक ग्रुप के नहीं होते, आप प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ सर्जन होते हैं। तो आप पूरी सोसाइटी के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रेडिशन ये है कि जो लूज़ करने वाला जो पैनल होता है वो भी आपको ज्वाइन कर लेता है और हम सारे सर्जन मिल के अगले 2 साल अपनी सोसाइटी की जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं। भाईचारा उसी तरह से कायम रहता है, इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह से रहता है। और ये मैं पैगाम देना चाहूँगा बाकी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ को भी कि हमारी पूरी इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन के डे में और पूरे प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो बड़ी खुश असलूबी से इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो कैबिनेट की जिम्मेदारियां हैं वो नेक्स्ट कैबिनेट के हवाले कर दी गई हैं। और बाकी जो दूसरा पैनल है वो भी हमारे साथ है और हम मिलजुल के सोसाइटी के सारे जो फंक्शन है नेक्स्ट 2 इयर्स इंशाल्लाह उसमें भरपूर काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा है कि छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ना, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ऑफिस और बड़ा लेविश किस्म का स्टाइल रखा होता है, क्या सोसाइटी ऑफ सर्जन का कोई अलग से एक दफ्तर भी है? देखिए, बात यह है कि सोसाइटी ऑफ सर्जन एक प्रोफेशनल सोसाइटी है और हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हम सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। ट्रेडिशन ये है क्योंकि सोसाइटी ऑफ सर्जन सर्जन की सोसाइटी है और जो भी ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो वर्किंग सर्जन होते हैं जो कि फुल टाइम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिशन ये है कि जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की वर्क प्लेस है वही उनका दफ्तर होता है और उन्होंने सारी जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं ऑफिस से वो सारे काम करते हैं। ठीक हो, यानी वहीं पे सारा कुछ मैनेज। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हम बात ये कर रहे थे कि कुछ ऐसे एरियाज़, ये तो सोसाइटी ऑफ लाहौर की हमने बात की, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो वहाँ पे भी सर्जन तो मौजूद हैं, लेकिन जिन्होंने पुराना FCPS किया हुआ है या उन्होंने MCPS किया हुआ किसी में, उनको आइडिया ही नहीं है कि सोसाइटियों में कैसे एंटर होना है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जो हमारा सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर है
ये पंजाब के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से उसके मेंबर हैं ठीक और हम उनको वेलकम करते हैं। ठीक है चाहे उन्होंने MCPS किया हुआ है, MS, FCPS, FC, हम इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ठीक जो भी क्वालिफाइड सर्जन है वो सोसाइटी ऑफ सर्जन के मेंबर हो सकते हैं और ऑलमोस्ट पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारी सोसाइटी ऑफ सर्जन में रिप्रेजेंटेशन है। वो हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें जो प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए वो सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक होगा। अच्छा सर, यहाँ पे बात हुई ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सेशन जब होते हैं तो क्या वो जो स्टूडेंट हैं सर्जरी के वो भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हमारी सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग शुरू ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग से होती है। ठीक तो सोसाइटी ऑफ सर्जन का जो एक मैंडेट है कि सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को मुसलसल मॉनिटर करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। सर तो हमारी जितनी भी वर्कशॉप एक्टिविटीज़ CME होती हैं उसमें हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, इवन के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ठीक। हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते, हम उनको इनकरेज करते हैं, वो इन वर्कशॉप में आके सीखते हैं और उनकी एजुकेशन में हम भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ हमारे जो ट्रेनीज होते हैं उनके कई मसाइल आते हैं। सोसाइटी उन मसाइल हल करने में कितना किरदार अदा करती है? देखिए, बात पता है क्या, जहाँ तक ये पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, ट्रेनिंग है, उनके मसाइल को हल करने का जो मैंडेट है वो अब इंस्टीट्यूशन के पास है। ठीक है। हर इंस्टीट्यूशन में एक पोस्ट ग्रेजुएट सेल बना हुआ है ठीक है। जो कि एक पूरी फुल बॉडी है और उनकी ट्रेनिंग का। सोसाइटी ऑफ सर्जन का जो बेसिक मैंडेट है, जो क्वालिफाइड सर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं सर उनकी जो कैरियर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं, उनको प्रोफेशनल रिसर्च गाइडलाइंस, ये सारी सपोर्ट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से दी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि आम पेशेंट जब किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी एक ही कंप्लेन होती है कि मुझे, वो कहते हैं कि जी थिएटर कम है, मरीज़ ज़्यादा हैं। तो सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ मिलके ऑपरेशन थिएटर को बहाल करने में या ज़्यादा बनाने में क्या किरदार अदा करती है? मेरा ख्याल ये है कि जो सोसाइटी का एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोसाइटी ऑफ सर्जन का या प्रोफेशनल सोसाइटी का, वो दो चीज़ें हैं। एक तो जो पाकिस्तान के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि गाइडलाइंस बनानी, सर कि वो नेशनल गाइडलाइंस उस पर सोसाइटी काम कर रही है, ठीक, और ताकि लोकल हमारे सेटअप के हिसाब से लोगों के लिए नेशनल पाकिस्तानी गाइडलाइंस अवेलेबल हों और वो एविडेंस बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार हों। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हमारे जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ से बेहतर हैं। उसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो UK से ट्रैवल करके आते हैं और ऑपरेशन करवा के चले जाते हैं, क्योंकि हमारा वेटिंग टाइम बहुत कम है। वेस्ट में 1.5 से 2 साल मिनिमम वेटिंग टाइम है। कोई भी आपने अगर NHS से ऑपरेशन करवाना है, इवन इन US से जो वेटिंग टाइम है 2-3 ईयर्स है, कनाडा में ये टाइम इतना ही है, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 ईयर्स है। हमारे पास तो बहुत ही लॉन्ग वेटिंग टाइम हो तो 2-3 मंथ होता है। एमरजेंसी प्रोसीजर विद इन 24 आवर्स हो जाते हैं और बाकी प्रोसीजर अकोमोडेट हो जाते हैं। बिल्कुल। दुनिया में क्योंकि हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है और सेंसिटिव है। इनको सस्टेन करना इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक लायबिलिटी फॉर एनी गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है कि मज़ीद हॉस्पिटल बनाने के बजाय जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है। और इनकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जो एक सोसाइटीज़ की जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है वो ये है कि कोलैबोरेशन एंड एडवाइजरी रोल फॉर द गवर्नमेंट। तो सोसाइटी ऑफ सर्जन भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में रहती है और हमारी जो एमरजेंसी सर्विसेज और हॉस्पिटल के जो फंक्शंस, ऑपरेशन थिएटर की अपग्रेडेशन, इसके सिलसिले में मुसलसल मुशावरत रहती है और हमारी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है अगले चंद साल में बहुत बेहतर हो जाएगा और लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं मेरा ख्याल है दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतर होंगी इस मुल्क में। ठीक। अच्छा सर, एक सर्जिकल यूनिट की अगर बात करें तो बीइंग अ सोसाइटी ऑफ सर्जन के प्रेसिडेंट होने के नाते एक अच्छा सर्जिकल सेंटर आपकी नज़र में कैसा होता है? देखिए, बात यह है कि जो एक हॉस्पिटल को जो क्वालिटी मैयर करने के लिए ना इंडिकेटर डिफाइन कर दिए गए। ठीक।
उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन का भी सिस्टम है, और पाकिस्तान के भी जो इदारे हैं, जिस तरह पंजाब में अब PMDC एक इदारा है, ठीक, वो भी हॉस्पिटल के उसने स्टैंडर्ड डिफ़ाइन कर दिए हैं। उसके बाद जो आपका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, PHC, उसने भी स्टैंडर्ड्स, मिनिमल सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। सर वो अगर उन सारे स्टैंडर्ड्स की इंटरव्यू लेटर इन स्पिरिट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल हो, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और फिर क्वालिटी एश्योरेंस, मैं समझता हूँ जो जिस चीज़ का फुकदान है वो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का है, बिल्कुल सही, कि अगर एक रोबस्ट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हो, और ये जो पहले से बने हुए इंडिकेटर और स्टैंडर्ड्स हैं इनकी 100% इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाए, तो तमाम हॉस्पिटल आपके उनकी जो क्वालिटी है वो किसी डाउट से अबव होगी और उनकी क्वालिटी सर्विसेज होंगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि छोटे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, THQ, DHQ, BHU या नीचे तक जितने भी हैं, आप समझते हैं कि क्या उनके सिस्टम को अगर डेवलप कर दिया जाए तो बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं उन पर लोड कम हो सकता है? मेरा ख्याल है किसी हद तक तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, RSC है, वो तो प्राइमरी केयर सर्विसेज दे रहे हैं सर, लेकिन जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वो अब बहुत सारे तो अपग्रेड हो गए हैं ऑलरेडी, के टीचिंग हॉस्पिटल बन गए हैं। ठीक, वहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम, स्पेशलिस्ट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम रहा है कि इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए हैं डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे, जिस तरह गुजरांवाला में मेडिकल कॉलेज बन गया है, ठीक, उसके बाद नारोवाल में मेडिकल कॉलेज बन गया है, तो इन साहिवाल में मेडिकल कॉलेज बन गया। इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज से वो सारे स्पेशलिस्ट उन हॉस्पिटल में पूरे हो गए, वहाँ से रेफरल ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल को कम हो गया। ठीक, आज से 10 साल पहले ये सारे बहुत ज्यादा पेशेंट था। रेफर होके लाहौर में आते थे। बिल्कुल, अब क्योंकि मेडिकल कॉलेज के मॉडल के साथ वो सारे स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको बिल्कुल एट पार, क्योंकि जब टर्शी जी नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान महवे गुफ्तगू हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अहमद राना, जो प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर के। तो हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ जो है वो क्या रोल प्ले करती हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे THQ, DHQ डिफरेंट हॉस्पिटल्स की, तो वहीं से हम बात को कंटिन्यू करते हैं कि लोड अब कम हो गया है लाहौर पे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की, आपको जिस तरह की पता है कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से हॉस्पिटल और सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं, उनको गवर्नमेंट ग्रेजुअली टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा दे रही है। जी बिल्कुल, और उनके साथ मेडिकल कॉलेज बहुत सारे डिवीजन में बन चुके हैं, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज का प्लान है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। इसके दो कंपोनेंट हैं। सर, एक कंपोनेंट तो ये है कि जब फैकल्टी वहाँ पे सारी जाती है तो लोगों को स्पेशलिस्ट केयर उनके डोर स्टेप पे मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक, और दूसरा जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हम पैदा कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली एक स्किल्ड फोर्स है जो हम पैदा कर रहे हैं, जो मुल्की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और इंटरनेशनल भी वो एक हमारे लिए, मुल्क के लिए बाइस इज़्ज़त भी है, और उसका और फिर रेवेन्यू भी डेफिनेटली पाकिस्तान को उसका बेनिफिट होता है। तो मेरा ख्याल है इट्स अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। और अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर का हेल्थ केयर मेरा ख्याल इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है इन द रीजनल कंट्रीज़। और उसका बेसिक वजह यही है कि जितनी अर्बनाइजेशन रिंग रोड के अराउंड पिछले चंद साल में हुई है, ऐसे हर एरिया में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना है, और उसके साथ 350 to 400 बेडेड एक टीचिंग हॉस्पिटल ऐड हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो उनके ऐड होने से हमारे हेल्थ के मसाइल बहुत बेहतर हो गए हैं। लोगों को हर अपने एरिया में एक टीचिंग हॉस्पिटल मिल गया। बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल है ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है, ऐसे। तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ और पॉजिटिव हूँ अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि हमारी हेल्थ केयर हर आने वाला साल पहले से बेहतर हो रहा है और उसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक होगा सर। सर्जन की स्किल और उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है? देखिए, बात यह है कि सर्जन का जो बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग है वो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हॉस्पिटल में वो करते हैं सारा।
Sure. और कम्युनिकेशन भी वो रोल मॉडलिंग से जब अपने सीनियर सर्जन के साथ वो काम करते हैं तो ग्रेजुअली वो कम्युनिकेशन वो सीखते हैं। अब सोसाइटी ऑफ सर्जन का जो बेसिक रोल है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्किल हैं जो कि नए आ रहे हैं या हमारे सर्जन्स को मज़ीद उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो सर्जन अपने पहले कम्युनिटी से फीडबैक लेती है सोसाइटी ऑफ सर्जन, और उसके बाद फिर सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हमारी नेशनल फैकल्टी भी कंट्रीब्यूट करती है और इंटरनेशनल जो हमारी सर्जिकल कोलीग्स हैं जो बाहर दूसरी दुनिया में काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में, यूके में, यूएसए में, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं वो यहाँ पे आके सर्जिकल वर्कशॉप करके तो अपना वो वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और वो स्किल आगे पास ऑन करने के लिए हमारे लोकल जो हमारे सर्जिकल कोलीग्स हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और बाकी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए वर्कशॉप रेगुलरली होती रहती हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना सर, उसको जब भी हम एनालाइज करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन गैप्स ही होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ऐसे ही। तो उसके ऊपर हम मुसलसल काम करते रहते हैं और पेशेंट सपोर्ट सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं कि पेशेंट हेल्प सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं कि ताकि पेशेंट को अगर उसकी काउंसलिंग हो जाए, उसको उसकी बीमारी के बारे में डॉक्टर तफसील से बता दिया जाए तो बहुत सारे जो उसके जहन में कॉन्फ्लिक्ट्स और परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है और कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं और डॉक्टर पेशेंट जो एक हेल्दी रिलेशनशिप है उनका स्ट्रेस भी कम होता है, वो बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, सर्जन के मसाइल और उनका हल आपकी नज़र में क्या है? देखिए, आपने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है। हम पेशेंट के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, हॉस्पिटल को बेहतर करने के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं, काम भी करते हैं सर। लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं जिसमें सर्जन और डॉक्टर्स और बाकी हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली जो सर्जन के कंसर्न्स हैं, एक तो उनके एजुकेशन और ट्रेनिंग की नीड्स हैं जिसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट भी काम करती है और सोसाइटी भी उसमें हेल्प करती है कि उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग को कैसे किया जाए। दूसरा, उनकी जो कैरियर प्लेसमेंट्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब सिक्योरिटी है, उसके ऊपर हम काम करते हैं कि उनको एक स्ट्रक्चर्ड वो मिले। और तीसरा, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस और उनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, बर्न आउट हैं, वो बेसिकली इसमें एक हम में से जो सीनियर्स होते हैं दे एक्ट एज अ मेंटोर। ठीक है, सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से सीनियर लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई हमारा सर्जिकल कोलीग्स किसी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ, प्रोफेशनल प्रॉब्लम के साथ सोसाइटी को अप्रोच करता है तो सोसाइटी में जो सीनियर लोग हैं वो उसको बैठ के उसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको एडवाइजरी रोल है जो कि उसको एडवाइस भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, रीअश्योर भी करते हैं। और जो यंग सर्जन है उनको समटाइम कैरियर काउंसलिंग चाहिए होती है कि वो उनको सुपर स्पेशलिटी चूज़ करने के बारे में, लोकल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बारे में वो अपने जब सीनियर कोलीग्स को सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से अप्रोच करते हैं तो ये सारे काम भी सोसाइटी करती है। ठीक, यानी वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या किसी जगह सेटल हो रहे हैं या उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सोसाइटी उसको भी हेल्प आउट करती है। देखिए, बेसिकली जो कैरियर काउंसलिंग में यही आ जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में सेटल होना है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर दुनिया में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनको राइट पाथवे एडवाइस करना, बिकॉज समटाइम उनको सही अगर अवेयरनेस ना हो तो ऐसा पाथवे चूज़ कर लेते हैं कि बहुत सारी एफर्ट के बाद पता लगता है कि वहाँ तो जॉब सैचुरेशन इतनी है कि वहाँ तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सोसाइटी का क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है जो सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं तो वो अपने कोलीग्स को इन चीज़ों पर, इन मैटर्स पे काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं। ठीक होगा सर, सोसाइटी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? तो जो सोसाइटी ऑफ प्रेसिडेंट है, इसकी सर्जन की सोसाइटी है, ये अब आगे फ्यूचर में क्या ऐसा करना चाह रही है कि जो चाह रही है कि पिछले दौर में नहीं हुआ अब हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? देखें, आपके प्रोग्राम के मैं प्लेटफॉर्म से एक तो एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सीनियर कोलीग सोसाइटी पे जिन्होंने सर्व किया है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एक तो जो उनका पॉजिटिव काम है हमारे इस टीम ने उसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ कि वो एक्सीलेंस इन सर्जिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि अगर हम अपने सर्जन्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग को उस लेवल पे ले जाएं जो इस वक्त इंटरनेशनल एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं तो दैट्स द ओनली वे कि हम बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज इस मुल्क की आवाम को हम दे सकते हैं। ठीक। नंबर सेकंड, सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से
रिसर्च सपोर्ट सेल हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं सर। क्योंकि जो भी सर्जन है उसका पेशेंट है, उसका कुछ डाटा है जिसको वो पब्लिश करना चाहता है और बाकी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, उसको, क्योंकि हर सर्जन रिसर्च में एक्सपर्ट नहीं होता, उसे सपोर्ट चाहिए होती है। तो हम सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से उसको हेल्प करेंगे रिसर्च सेल से कि अगर उसने को अपना वर्क पब्लिश करना है तो उसके सारी जो भी उसको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है वो करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि दुनिया में बड़ी एडवांसमेंट आती जा रही है, रोबोटिक सर्जरी है और बेशुमार ऐसी सर्जरीज आ गई हैं। तो क्या दुनिया में जितनी भी एडवांस स्किलिंग होती है या सर्जरीज होती हैं वो सारी भी यहाँ के मौजूदा सर्जन को सिखाई जाती हैं या उनकी अप्रोच बनाई जाती है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स का ताल्लुक है, मेरा ख़्याल है कि हमारे बहुत सारे जो कैटेगरी ए हॉस्पिटल हैं उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो वेस्टर्न हॉस्पिटल्स में हैं। ठीक। जहाँ तक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आलमोस्ट हर बड़े हॉस्पिटल में हो रही है। रोबोट एक नई एडवांसमेंट है जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक न्यू एडवांसमेंट है। ठीक। अब एक जो रोबोट की कास्ट है मैं आपको आपके शेयर कर दूं, 1 बिलियन के अराउंड है ऐसे। ठीक है। अब लाहौर में चंद सेंटर में रोबोट आ गया है और उसकी ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है। ठीक। लेकिन हर सेंटर तक रोबोट पहुंचाने के लिए ये मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि ज़रूरी है, दुनिया में अब शुरू हो गया है, तो गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रही है और हमारी सर्जिकल वर्किंग ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ इस पे इसकी फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने चंद सालों में हमारे जो मेजर टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे रोबोट की फैसिलिटी भी मौजूद होगी। ठीक होगी। तो सर, लोगों का ये ख्याल होता है कि ये सर्जन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी शायद सही नहीं करेगा, प्राइवेट में करेगा। क्या ये लोगों की मिथ है या रियलिटी है? देखिए, मैं अगर कहना चाहूँ तो जहाँ तक इक्विपमेंट का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के इक्विपमेंट में कोई फ़र्क है। ठीक है। असल में पेशेंट इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है। ऐसे ही। ठीक है। एक सर्जन, सीनियर सर्जन प्राइवेट भी 1, 2, 3 से ज़्यादा सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक है। अब क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल में आपके साथ ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं, आपके पास टीम्स हैं, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन करने का जो डिसीजन होता है ना, वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर के हिसाब से होता है कि जो सबसे कम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर करता है, फिर उसके जूनियर और टीम्स। तो एक अगर सिंपल ऑपरेशन है और वो पेशेंट की ख्वाहिश है कि सिर्फ प्रोफेसर ही करे, तो वो शायद सरकारी हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट जो है वो इंडिविजुअली कंसल्टेशन टाइम भी चाहता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पेशेंट का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। तो ये फिजिबल नहीं है कि हर पेशेंट को के साथ आप 1-to-1 बैठ के डिटेल्ड कंसल्टेशन, उनको कंसल्टेशन मिल जाती है क्योंकि टीम्स हैं और टीम्स के थ्रू वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर इंडिविजुअल उन्हें अटेंशन और वो एक डेडिकेटेड सर्जन से प्रोसीजर करवाना चाहे तो इस रीज़न के लिए बहुत सारे पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतखाब करते हैं। और जो दूसरी वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं वो टेलर मेड हैं, लाइक सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक। कि वो पेशेंट के लिए प्राइवेट रूम, सिटिंग एरियाज, बाकी चीज़ें, क्योंकि रश नहीं है, लोग कम हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो रश में कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक है। ये एक और रीज़न है कि वो एक कंफर्टेबल प्राइवेसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट की ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोफेशनल इसमें कोई फ़र्क करता है। तो एज फार एज क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑपरेशन इज कंसर्न, वो दोनों एक ही जगह पे एक ही जैसे हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर एक पेशेंट अफोर्ड करता है और वो एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है, बेटर सर्विसेज चाहता है, तो वो डॉक्टर्स को जिसको वो पसंद करता है वो प्राइवेट उसके क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में अप्रोच करता है फॉर ट्रीटमेंट, और मेरे ख्याल इसमें कोई मजाका नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, दूसरा हम देखते हैं कि लोगों के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ बड़े मसाइल हैं। सर्जन्स की हमें भी मैसेज आते रहते हैं, राब्ते होते रहते हैं, तो इनके जो मसाइल होते हैं इनका हल फिर आप सोसाइटी कैसे करवाती है? देखिए, मैं एक तो ये आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहूँगा कि हेल्थ केयर कमीशन ब्लेसिंग है सर्जन्स के लिए। ठीक है। हेल्थ केयर कमीशन से पहले अगर किसी पेशेंट को सर्जन से शिकायत होती थी तो वो पुलिस स्टेशन जाता था ऐसे ही। और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे एक पुलिस का तफ्तीशी रब्ता करता था कि वो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता था। तो हेल्थ केयर कमीशन एक बॉडी है जहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं
और एक कंप्लेंट का डिग्निफाइड सिस्टम है। पेशेंट का भी राइट है, अगर वो ट्रीटमेंट से खुश नहीं है या मुतमईन नहीं है या उसकी कोई शिकायत है तो हेल्थ केयर कमीशन को अप्रोच करता है। हेल्थ केयर कमीशन उसकी कंप्लेंट को एनालाइज करती है। अगर वो कंप्लेंट इस काबिल होती है कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है तो फिर वो उससे मुतल्लिका स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करता है और वो स्पेशलिस्ट देख के फिर जो भी उसका फ़ैसला है वो करते हैं। सोसाइटी ऑफ सर्जन के प्लेटफॉर्म से ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट किसी सर्जन के अगेंस्ट जाती है और हेल्थ केयर कमीशन नोटिस जाता है तो डेफिनेटली वो परेशानी का शिकार होता है ऐसे और उसको एडवाइस चाहिए होती है कि उसने किस तरह से रिप्लाई करना है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है। तो सोसाइटी ऑफ सर्जन का जो सपोर्ट सिस्टम है तो सारे हमारे जो सीनियर सर्जन हैं सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं कि वो हेल्थ केयर कमीशन में अपने केस को किस तरह से प्रेजेंट करें और किस तरह से उसको मैनेज करें ताकि वो एडवर्स डिसीजन से बचें। तो ये सोसाइटी का रोल है, इसमें सोसाइटी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है। और इसके अलावा सर अगर कोई लीगैलिटी के अंदर कोई मसले आते हैं, कोई लीगल इश्यूज आते हैं तो उसमें भी सोसाइटी सपोर्ट करती है? देखिए, बात यह है कि सोसाइटी अपने महदूद वसाइल के अंदर लीगल सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन सोसाइटी ने कुछ ऐसे लायर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि इस मेडिकल प्रोसीडिंग्स में एक्सपर्ट हैं। ठीक है। अगर हमें कोई अप्रोच करता है तो हम उसकी रहनुमाई ख़ुद भी प्रोफेशनली कर देते हैं और हम उसको कनेक्ट करवा देते हैं कि ऐसे लायर के साथ जो उनके लिए हेल्पफुल हो और कास्ट इफ़ेक्टिव भी हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम ये बात करें कि सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर का जो चैप्टर है, इसके अलावा अगर एक आम बंदा समझना चाहे कि पंजाब में और कितने चैप्टर हैं तो वो कैसे समझे? देखिए, बात यह है कि अब शुरू में तो पूरे पाकिस्तान में एक ही सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ सर्जन पाकिस्तान थी बेसिकली। तो फिर जिस तरह के हर शहर की एक अपनी कम्युनिटी ग्रो की तो फिर हर बड़े शहर का एक सोसाइटी ऑफ सर्जन का चैप्टर है। ठीक। जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद का सोसाइटी ऑफ सर्जन का अपना चैप्टर है, मुल्तान का अपना चैप्टर है, फैसलाबाद का अपना चैप्टर है और लाहौर के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं और लाहौर, ये सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर है। इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस में कराची चैप्टर अलहदा है, पेशावर चैप्टर अलहदा है और हर चैप्टर में बड़े सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जो ये जिम्मेदारियां करते हैं और फिर इनका आपस में कनेक्टिविटी भी है कि ताकि नेशनल लेवल पे हम सब कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी के ऊपर और एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर काम करें। ठीक हो गया सर। लास्ट हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद राना का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और हमारे जो सोसाइटीज़ के नए सर्जन हैं उनके नाम क्या पैगाम? थैंक यू वेरी मच। मैं सर्जन्स के बारे में तो पैगाम बड़ा क्लियर है कि सर्जन अपने सर्जिकल स्किल्स और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ से जाना जाता है। तो हर सर्जन अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए जो भी उस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल, उसको ज़रूर अवेल करनी चाहिए और अपने आप को अपग्रेड और अप टू डेट रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और आवाम से मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सोसाइटी ऑफ सर्जन के प्लेटफॉर्म से कि हम सारे सर्जिकल कम्युनिटी 24/7 आपकी खिदमत के लिए हॉस्पिटल में काम करते हैं और आपको बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए खलूसे दिल से काम करते हैं। और लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में सम टाइम रश की वजह से और आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो आप तहम्मुल के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करें ताकि जिस तरह ही कोई डॉक्टर्स फ़ारिग हों और कुछ अगर कोई सीरियस पेशेंट के साथ बिज़ी हैं तो आपको तवज्जो के साथ देख लेंगे। तो ये जो वेट का और क्यू का कल्चर है, मेरा ख़्याल है मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पूरी हमारा सबसे काम है। मैं अगर आपसे अपने हॉस्पिटल की बात करूं, आप अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं, कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो 10-15 मिनट्स में मैनेज नहीं हो जाता, अटेंड नहीं हो जाता। यूके के अंदर ये 6 to 8 आवर्स है वेटिंग टाइम अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं, जो पहला आपका डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है। द सेम इज़ फॉर US एंड कैनेडा कि 6-8 घंटे से पहले आपको पहला डॉक्टर, इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शन नहीं होता। इस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल बहुत बेहतर हैं। प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें ताकि आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिल सकें।
सर शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा है प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अहमद राना हमारे साथ मौजूद थे, जो प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर के। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर, और मैंने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखें, ताकि सुनने वालों के जहन के अंदर उठने वाले किसी सवालात का कोई अबहाम बाकी ना रहे। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ आप हमें एडवाइस करना चाह रहे हों, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, हमारी रीच बढ़ती है और हम आपके उठाए गए सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मुझे और प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अहमद राना और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ, एक नई क्यूरी, एक नई थ्योरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।